अरे बच्चों, आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे आप सभी देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या करेंगे, डील करेंगे। या तो हम केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा पाएं, या तो हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करवा पाएं। और ये सब कराने के लिए हमें एक सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है, एंड उस सेटअप को हम कहते हैं सेल, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह की होती है। एक वो सेल्स जिनमें हम केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं, और ऐसी सेल्स को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल या फिर डेनाइल सेल। We will see the difference between the galvanic cell and denial cell. Why we are giving three different names to these kinds of cells, we'll see later. और दूसरी सेल है अपने पास जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करा पाए, और ऐसी सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सबसे पहले हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहले हाफ में गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे इसमें कंडक्टेंस वाला पोर्शन, एंड उसके बाद बैटरीज वाला पोर्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल। तो बेसिकली हुआ क्या, कैसे पता चला हम लोगों को, कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराई जा सकती है। तो there were some people who were working in the laboratory, and what they were doing, they were making a copper sulfate solution. They were making a copper sulfate solution, and they made a copper sulfate solution. In that solution, Cu2 plus ion and SO4 2 minus ion should be present, and they were stirring this solution by the help of zinc rod. उन्होंने एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया जो कि ब्लू कलर का होता है। क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है एक्वस का, वो ब्लू कलर का होता है। और उन्होंने उसको बनाने के लिए जिंक की रोड इस्तेमाल करी, स्टर करने के लिए बेसिकली। और स्टर करने के बाद उन्होंने जिंक की रोड को उसी के अंदर छोड़ दिया। तो उसके बाद उन लोगों को कुछ ऑब्जर्वेशन, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या उनको देखने को मिला। बेसिकली कुछ टाइम बाद जिंक की रोड धीरे धीरे खत्म होने लग रही है। ठीक है, जिंक रोड का डेप्लीशन होने लग रहा है। फिर उन्होंने देखा कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, वो कलर भी क्या हो रहा है, फेड हो रहा है। ब्लू कलर गेट्स फेडेड। और उसके बाद उन्होंने और क्या ऑब्जर्वेशन किया कि यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बनता हुआ उनको दिखाई दिया, रेडिश ब्राउन कलर का। तो उन्होंने क्या बोला कि दैट मीन्स देयर इज अ केमिकल रिएक्शन हियर, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। और उन्होंने क्या केमिकल रिएक्शन निकाली यहाँ से, उन्होंने बोला कि कॉपर सल्फेट एक्वस is reacting with zinc and forming zinc sulfate aqueous plus copper. This is a metal displacement reaction. और जिंक मोर रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है ना। लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जिंक जो है अपना मोर रिएक्टिव है।
तो हुआ क्या यहाँ पर, बेसिकली हुआ ये कि कॉपर जो पहले से Cu2+ आयन की फॉर्म में प्रेजेंट था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर कर कॉपर सॉलिड स्टेट में चला गया। कॉपर जो हमारा एक्वस स्टेट में जो आयन की फॉर्म में प्रेजेंट था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और कॉपर किस फॉर्म में चला गया, Cu सॉलिड की फॉर्म में चला गया। और जिंक जो हमारी जिंक की रोड थी, मतलब जो सॉलिड स्टेट में थी, इसने क्या किया, जिंक 2+ की फॉर्म में चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो बेसिकली देखा जाए तो हो क्या रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन कर रहा है, कॉपर गेन कर रहा है और कॉपर सॉलिड स्टेट में चला जा रहा है। तो दैट मीन्स देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम वायर के थ्रू करा दें, देन वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इन्होंने सोचा कि अब कैसे करें, कैसे वी कैन ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रॉन थ्रू द वायर। तो फिर इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने 2 भी कर लिए, इस बार इन्होंने 2 भी कर लिए और एक बीकर में रखा जिंक सल्फेट और दूसरे बीकर में रखा कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रोड ही इन्होंने क्या करा, डिप करा, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रोड को डिप कर दिया। ये हमारी कॉपर की रोड, ये हमारी जिंक की रोड। और जैसे ही इन्होंने इस रोड को, इन्होंने इसमें एक वायर लिया और वायर के बीच में एक बल्ब लगा दिया और इन्होंने इस रोड को कनेक्ट किया कॉपर की रोड से। और जैसे ही इन्होंने कॉपर की रोड से इसको कनेक्ट किया, एट द सेम टाइम बल्ब क्या हुआ, ग्लो हुआ। होता क्या है कि जिंक, जिसके अंदर जिंक रोड के अंदर Zn सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और Zn2+ की फॉर्म में आया। बेसिकली एक जिंक का एटम यहाँ से Zn2+ की फॉर्म में आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रोड पर लूज कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन आएगा अपना इस रोड पर। और यहाँ पर Cu2+ जो पड़ा है अपना, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होगा क्या, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जिंक रोड पे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आया, जिंक रोड पर, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इस रोड पर भी कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और देखना जिंक रोड पर क्या हुआ है, हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पर होता है, उस इलेक्ट्रोड को हमेशा क्या कहते हैं, एनोड। और ये क्या हुआ है, हमारा रिडक्शन। और रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पर होता है उसको हमेशा क्या कहते हैं, कैथोड। और कैथोड पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब ये सब हुआ तो बल्ब हमारा जला, जैसे ही हमने वायर को टच करा बल्ब हमारा जला, और बल्ब हमारा क्या हो गया, एकदम से बंद हो गया। तो फिर क्वेश्चन ये राइज हुआ कि जैसे ही हम टच कर रहे हैं बल्ब जल रहा है, लेकिन एकदम से क्या हो रहा है, बल्ब बंद हो गया। तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है, इसका मतलब सर्किट हमारा कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं है। तो बेसिकली बल्ब बंद क्यों हो जाता है, देखो इस बात को ध्यान से समझना। मान के चलो यहाँ से 10 जिंक के एटम कन्वर्ट हो गए 20 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ में, Zn2+ में। अब पहले तो यहाँ पर जिंक सल्फेट था, केवल जितने नंबर ऑफ Zn2+ आयन थे उतने नंबर ऑफ सल्फेट आयन थे, SO4 2- आयन। लेकिन अब Zn2+ आयन क्या हो गया, एक्सिस में हो गया। और इधर क्या हुआ, मान लीजिए इधर 10 Cu2+ आयन
ने 20 इलेक्ट्रॉन्स लेकर किस में कन्वर्ट हो गए, Cu सॉलिड में। तो यहाँ पर पहले Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस तो बराबर थे, लेकिन अब 10 हमारे Cu2 प्लस कम हो गए, SO4 2 माइनस ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज एक्सिस में हो गया, मतलब सल्फेट आयन क्या हो गया, एक्सिस में। तो देखो अब फर्दर अगर जिंक का एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ये एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज उसको लूज करने नहीं देगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के बाउंड करके रखेगा। और जब इलेक्ट्रॉन अपना इधर आएगा तो यहाँ पर एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन को वो इस कंपार्टमेंट में, इसको कहते हैं हम कैथोडिक कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में आने नहीं देगा। तो सेल काम करना बंद कर देगी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना एट द सेम टाइम रुक जाएगा, एंड बल्ब ग्लो करना वहीं क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो फिर इसका सॉल्यूशन ढूंढा उन लोगों ने क्या किया, फिर एक यू शेप ट्यूब ली। इस यू शेप ट्यूब को सोल्ट ब्रिज बोला जाता है, और इस यू शेप ट्यूब में दोनों साइड पोरस प्लग लगा दिया। पोरस प्लग मतलब बेसिकली हम कॉटन भी लगा सकते हैं, सो दैट इसके अंदर अगर हम कुछ भरेंगे तो वो इसमें, क्योंकि हमने इसको इन्वर्टेड डायरेक्शन में रखा है, तो वो एकदम से इसमें से बाहर निकल के गिर ना जाए, पोरस प्लग। और इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करके जेल के साथ, अगर जेल हम इसमें लेते हैं, और इसके अंदर क्या भरते हैं, जेल के साथ इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। और कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट है KCl, K प्लस Cl माइनस। जेल के साथ इसलिए मिक्स करते हैं सो दैट एक स्टिकी नेचर बने और एकदम से ये इलेक्ट्रोलाइट सारा आकर किसी भी कंपार्टमेंट में जाके एकदम से ना गिर पड़े। तो होगा क्या, जैसे इस एनोडिक कंपार्टमेंट में पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में होगा, तो नेगेटिव आयन इस इलेक्ट्रोलाइट का किधर मूव करेगा, इस एनोडिक कंपार्टमेंट की तरफ मूव करेगा। और जो ये Zn एक्सिस में बना है इसके साथ कंबाइन करके ZnCl2 बना लेगा, और इस पॉजिटिव एक्सिस चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। सिमिलरली K प्लस आयन इधर मूव करेगा जहाँ पर सल्फेट आयन एक्सिस में हो गया था, तो यहाँ पर सल्फेट के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, K2SO4 बना देगा, और इस एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और सेल दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर क्या हम इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसमें देखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम सोल्ट ब्रिज में यूज कर सकते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं इलेक्ट्रोलाइट यूज करने की, क्या हम यहाँ पर NaCl यूज कर सकते हैं, सो द आंसर इज नो। क्या कंडीशंस होती हैं और क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच।